हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अंशिका मार्केटिंग। आइए कुछ तूफानी कर लेते हैं और थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स को पढ़ लेते हैं। क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं आज। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ITF पर वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली चेकआउट करिए उसे। कैलकुलस करवा दिया है, बहुत सारा कवर अप हो चुका है पोर्शन, उसको भी जाके देखिए और फिर आइए या फिर पहले देख लीजिए। इस चैप्टर का आपका सिर्फ मैट्रिसेस से थोड़ा सा कनेक्शन रहता है, बाकी किसी से कनेक्शन एज सच नहीं मिलता है, तो आप देख सकते हैं बढ़िया आराम तरीके से इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या टॉपिक है? डिटर्मिनेंट्स। क्या होता है डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स होता ये है कि आपने देखा होगा एक मॉड फंक्शन लगाते थे हम, बस ऐसा ही कुछ होता है, ये समझ लीजिए। लेकिन मॉड फंक्शन नहीं होता है, ये भी समझ लीजिए। देखते हैं क्या होता है डिटर्मिनेंट्स मेरा। तो एक इस तरीके से मैंने वर्टिकल मेरी लाइंस खींची। इन वर्टिकल लाइंस में मैंने कुछ अपने एलिमेंट्स लिख दिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, जिसको मैं बोलती हूँ डिटर्मिनेंट। क्या बोलती हूँ मैं? डिटर्मिनेंट। ओके, अब ये जो एलिमेंट्स, इन्हीं की हमको वैल्यू निकालनी होती है। इसी से कुछ ना कुछ खेलते रहना होता है पूरे चैप्टर में। यहीं पे डिटर्मिनेंट स्टार्ट होता है, यहीं पे डिटर्मिनेंट खत्म हो जाता है। दैट्स इट। अब क्या हो रहा है, कुछ थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में। तो ये जो है ABCD, ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं? जैसा कि हर बार बोला जाता था, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं किसी एक डिटर्मिनेंट का। एक जो डिटर्मिनेंट होता है उसको मैं D से, या फिर एक डेल्टा साइन होता है, और किससे? डेल्टा। ये जो मेरा एक हीट का साइन होता है ना, ये डेल्टा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं किसको? मेरे डिटर्मिनेंट को। ये जो है वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इनको हम एनक्लोज करते हैं विद इन दीज वर्टिकल लाइंस। ओके, इतना क्लियर होता है अगर, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है? आगे ये बढ़ना है कि किसी भी एक डिटर्मिनेंट में, ये आप आगे मैट्रिसेस चैप्टर में भी पढ़ने वाले, यहाँ पे भी बता देती हूँ मैं आपको। ये जो होते हैं, ये जो वर्टिकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं? मेरे कॉलम्स होते हैं। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? मेरी कॉलम्स कहलाती हैं। तो ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, राइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल दिखाई देती हैं, कैसे दिखाई देती हैं मुझे? हॉरिजॉन्टल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखती हैं, ये मेरी क्या होती हैं? कुछ नहीं होती है, ये क्या कहलाती हैं? ये रोज कहलाती हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आइए वो भी सीख लीजिए। ये मेरे पास एक लिखा हुआ है ABCD वर्टिकल लाइंस में, ये मेरा डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू कैसे आती है? सो दिस द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, क्या होती है इसकी वैल्यू? इस A का मल्टीप्लाई मैं किससे करने वाली हूँ? इस D से। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन होता है, या ध्यान रखिएगा स्टेप, ये जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है, इस फर्स्ट एलिमेंट का इस फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होता है। क्या करना होता है मुझे? मेरे फर्स्ट एलिमेंट का फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज थर्ड, ये थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका किसके साथ? फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मेरा ये बन जाता है यहाँ से AD। बीच में किसका साइन आता है? नेगेटिव साइन। एक माइनस का साइन हम बीच में लेते हैं, और मेरी वैल्यू फिर इसका, यानी कि सेकंड और थर्ड, इन 2 एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि BC। तो ये मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आती है। क्या आ गई मेरे पास वैल्यू? फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय माय फोर्थ एलिमेंट, बीच में आता है एक नेगेटिव साइन, और जो सेकंड एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन मैं कर देती हूँ किसके साथ? मेरे थर्ड एलिमेंट के साथ। यहां से मेरी किसकी वैल्यू निकल कर आती है? डिटर्मिनेंट की, जो की वैल्यू है AD माइनस BC। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। इसके एलिमेंट्स होते हैं ये। एलिमेंट्स के बाद हमारे ये जो रहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इनको हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। एक हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो एक क्या लगता है? मॉड फंक्शन की तरह लगता है, लेकिन मॉड फंक्शन नहीं होता है। यानी कि अगर मेरे पास लिख रखा है -3 डिटर्मिनेंट के अंदर, ये वर्टिकल लाइंस के अंदर, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये मॉड फंक्शन है, या फिर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है -3 की। इसका मतलब सिर्फ क्या है कि ये मेरे पास क्या दे रखा है? एक डिटर्मिनेंट दे रखा है जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ही रो है। सो 1:1 का एक मैट्रिक्स है ये,
और मैट्रिक्स तो नहीं है बट ये डिटर्मिनेंट होता है। ओके, इस तरीके से तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंस, क्लियर कट डिफरेंस होता है। आपको कभी भी अगर इस तरीके से दे रखा है, आपको ये नहीं समझना है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड फंक्शन की बात हो रही है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। और अगर ये आपको क्लियर हो चुका है तो मैं एक आध एग्जाम्पल ट्राई करते हैं हम। ओके, तो इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हमारी जो ओपी मल्होत्रा है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 5A, और कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है इस पर कुछ एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। थोड़ा शॉर्ट वीडियो होने वाली है लेकिन सारे कंसेप्ट्स मैं आपके बहुत ज्यादा क्लियर कराने वाली हूँ। ये तो भी आपके पास 2x2 का डिटर्मिनेंट्स था जिसमें आपके पास 2 रोज थी 2 कॉलम्स थी। अभी ये एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, इसका 3:3 के देखेंगे जिसमें हम लोग 3 कॉलम्स 3 रोज के बारे में बात करेंगे और वहां सीखेंगे क्या निकलती है वैल्यू। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ याद करने का नहीं होता है, ज्यादा कुछ समझने का नहीं होता है और इजीली मार्क्स दिला के जाता है, इसलिए मैंने ये उठाया है। आपको भी बड़ी आसानी से समझ आने वाला है। क्वेश्चन ट्राई जब आप करने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्ट भी आने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 5A। और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही दे रखा है इसमें 2 5 4 1। मेरी मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है 2 5 4 1। तो मैं कैसे इसकी वैल्यू निकालती हूँ, मुझे सिंपली इसको सॉल्व करना है। मेरी क्या वैल्यू निकलेगी, सो माई D विल बी इक्वल टू, मुझे क्या करना है, मुझे क्या याद आया, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है पहले। सो 2 into 1 विल बी 2, देन अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन और फिर क्या होगा इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4 into 5 and 4 5s are 20. Therefore my determinant will be -18 and thus this is my answer. Next question solve करते हैं। This was question number first part. Now solving our next question which is first question 4th part and that is x plus 2 2x plus 5 x plus 2 2x plus 5 then we have 3x minus 1 x minus 3। कैसे सॉल्व होगा, अगेन द सेम प्रोसीजर। फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द फोर्थ एलिमेंट, देयरफॉर x plus 2 मल्टीप्लाइड बाय x minus 3, माइनस साइन बीच में, और जो सेकेंड एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाय माय थर्ड एलिमेंट विच इज 3x minus 1। बस मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, which will be x into x will be x square minus 3x plus 2x minus 6, minus sign in between 6x square minus 2x plus 15x minus 5. Once I am going to open my brackets, I will be solving it here. So D will be equal to x square minus x minus 6, then minus 6x square and यहां से मेरे को मिलेगा 13x एंड दैट विल बी माइनस का 13x एंड प्लस का 5। तो आप देख सकते हैं यहां से डिटर्मिनेंट विल बी -5x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 1। तो ये मेरा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। कॉपी डाउन करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, फिर आपको प्रूविंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं एक दो, जैसे कि आपको दिया है साइन 10। सेकेंड क्वेश्चन प्रूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी है और प्रूविंग का क्वेश्चन भी है साथ साथ में। सो लेट्स सॉल्व आवर सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5A ओपी मल्होत्रा। Yes, question number 2 is we have to prove that sin 10 degree minus cos 10 sin 80 cos 80 minus cos 10 degree sin 80 and cos 80। ये मेरे पास क्या दिया है डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू मुझे प्रूफ करनी है इक्वल टू 1। कैसे करने वाली हूँ, सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगी। पहले तो कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय माय फोर्थ एलिमेंट, यहां से मुझे वैल्यू मिलती है साइन 10 डिग्री cos 80 डिग्री, राइट। इसके बाद क्या आता है, अब माइनस साइन इन बिटवीन एंड देन आई विल बी हैविंग माइनस, क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय माय थर्ड एलिमेंट, सो माइनस का cos 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। ओके, दिस इज माय LHS।
यहां से मुझे क्या मिलता है, साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री माइनस माइनस प्लस कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री। और क्या आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं चमका देती हूँ। यहाँ पर मेरे को साइन दिया हुआ है 10 का और कॉस है 80 का, फिर कॉस है 10 का, साइन है 80 का, यानी कि डायरेक्टली फॉर्मूला लग सकता है मेरा साइन a प्लस बी का, जो कि होता है साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस a। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री, that is equal to sine of 90 degree and that is equal to 1 finally and thus it is hence proved। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इजीली क्रैक हो जाते हैं, इजीली फूट जाते हैं। जल्दी से करिए इसको सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड ऑर्डर पे, ऑर्डर 3 के क्वेश्चंस पे। ऑर्डर 3 क्या होता है, आई होप आपने ये कर लिया है। लेट्स सी हमारे ऑर्डर 3 के क्वेश्चंस। तो ये देखिएगा आप, यहां पर ये दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, ऑर्डर 3 का क्या मतलब है कि यहाँ पर 3 मेरे को क्या मिलने वाली है, रोज मिलने वाली है, और 3 क्या मिलने वाले हैं, कॉलम्स मिलने वाले हैं। मजे की बात ये आती है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। 2 वाले में दिक्कत नहीं आई थी, यहाँ का इससे मल्टीप्लाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई, खत्म हो गया। इसमें क्या करना है, आइए देखते हैं क्या करना है। इसमें क्या करना होता है कि पहले तो आप क्या डील करेंगे किससे, A1 सबसे पहला एलिमेंट दिखाई दे रहा है मेरे को, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे A1 को एज इट इज A1 लिख देना है अभी के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा मेरा, जिस भी रो और जिस भी कॉलम में मेरा A1 था उसको मैं छुपा लूंगी। किसमें था, ये वाला पूरा मुझे A1 दिख रहा था और ये पूरा A1 दिख रहा था, इस पूरे को मैं छुपा लूंगी तो मेरे पास क्या बचता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचता है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ अच्छे से आपको कि ये वाली रो, ये वाली कॉलम, ये वाली रो, दोनों मैंने पूरी तरीके से छुपा दी। क्या बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास, इसको मैं लिख लूंगी एज इट इज B2 C2 B3 C3। कोई दिक्कत नहीं आई। अब किसकी बात हो रही है, B1 की। तो जब मैं B1 पे आती हूँ, पहले तो बीच में क्या आएगा, सेकेंड टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म में नहीं आया है, सेकेंड टर्म के लिए बीच में क्या आने वाला है, अ नेगेटिव साइन, और फिर मैं क्या लिखूंगी, B1 एज इट इज। अब जब मैं बात कर रही हूं मेरे B1 की, मैं कोशिश करती हूं कि ये आपको विजिबल हो सके यहां से, यस। अब जब मैं बात कर रही हूं मेरे B1 टर्म की, तो मैं B1 की जो कॉलम था, जो रो थी, वो छुपा लूंगी। तो मेरे पास क्या बचता है, एक ये बचता है और एक ये बचता है, राइट। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, A2 A3 C2 C3। ओके, और अब थर्ड टाइम के लिए क्या बचता है, प्लस का साइन आ जाएगा। सिर्फ मिडिल टर्म में आया था नेगेटिव साइन, अब प्लस साइन आ जाएगा। C1 विल बी एज इट इज, और क्योंकि C1 लेना है तो ये वाली जो कॉलम है, ये वाली रो, इन दोनों को हाइड करने पर मेरे पास क्या वैल्यू बचती है, इतना सा पोर्शन बचता है मेरे पास A2 B2 A3 B3 का। सो आई विल राइट A2 B2 A3 B3 का, दैट्स इट। ये होती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। बस इसको मैं सॉल्व कर लूंगी। कैसे, ये तो मेरे को सेकेंड ऑर्डर का मिल गया डिटर्मिनेंट, इसको मैं निकाल सकती हूँ। देयरफॉर D इक्वल टू A1, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, B2 C3 माइनस का कितना आता है, B3 C2, माइनस का साइन बीच में, B1 एज इट इज। ये क्या बचता है मेरे पास, A2 C3 माइनस का A3 C2, प्लस का साइन C1 एज इट इज, दिस इज A2 B3 माइनस का A3 B2। ये इसको मैं खोल दूंगी ब्रैकेट्स, और ये मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से आपको निकालना है। जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं इस पर बेस्ड। कोई भी डाउट अगर इससे रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। और ये नेगेटिव साइन क्यों आया बीच में, इसका रीजन बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं एक चीज लिखती हूँ जो आपको नोट डाउन कर सकते हैं आप, यूजफुल होने वाली है। जो पहला टर्म रहता है वो प्लस का रहता है, सेकेंड टर्म माइनस का, थर्ड प्लस का। ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं, क्योंकि ये प्लस था इसलिए माइनस प्लस माइनस, देन प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता है। इस वजह से जब हमने सेकेंड टर्म लिखा तो हमने नेगेटिव साइन लगाया।
अगर बाई चांस हम लोग फोर्थ से कर रहे होते तो फोर्थ पे नेगेटिव लगा देते, देन यहाँ पर सिक्स्थ पे नेगेटिव लगता एंड देन एट्थ पे नेगेटिव लगता। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, ये मेरा एक फॉर्मेट होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक। सो लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चन। मेरे थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट पर चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट पर, और इसका मेरे एग्जाम्पल नंबर 4 में देख रही हूं, वो ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 दिस इज, एंड माई क्वेश्चन इज 1 3 minus 2, 4 1 minus 1, 5 minus 3 2। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट दे रखा है, मुझे इसकी वैल्यू को निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, वो निकालना है। कैसे निकलेगा? सिंपली मैं डी लिखने वाली हूं, फिर क्या होगा 1 एज इट इज, ये वाला जो मेरा कॉलम है, ये वाली जो रो है, इसको छुपाने के बाद क्या बचता है मेरे पास? सिर्फ इतना पोर्शन, दैट इज 1 minus 3, 1 minus 1 minus 3 2। ओके, फिर बीच में क्या आता है? एक माइनस का साइन, 3 एज इट इज, और इसको छुपाने पर क्या बचता है? 4 minus 1 5 2, 4 minus 1 5 2, और फिर मेरे पास -2, क्योंकि -2 ही था इसलिए, और फिर क्या बचता है? 4 1 5 -3। ओके, सॉल्व करती हूं मैं इसको। 1 एंड दिस इज 2, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस 3 -3, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 5, -2, 4 3 जा -12, माइनस का 5। तो यहां से आपके पास आता है d इज इक्वल टू -1 -3 इंटू 13 -39 एंड -2 इंटू -17, therefore माइनस माइनस प्लस 34, therefore दिस इज b इज इक्वल टू कितना आ जाता है यहां से? दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -40 प्लस दिस, दैट गिव्स यू -6, एंड दैट्स माय आंसर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है? -6। तो आप कॉपी डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आसानी से ये मेरा सॉल्व हो गया है। अगली तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की तरफ, और नेक्स्ट चीज है बड़ी खूबसूरत सी, जो मैं आपको ऑलरेडी, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, जो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिया था, ये वाला जो था प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये कैसे निकलता है? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एक, वो होता है, क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे, -1 की पावर i प्लस जे, जहां पर i क्या है? जो मेरी नंबर ऑफ रोज है, और j क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स का सम, उसका -1। देख सकते हैं कैसे कि ये जो था यहाँ पे 1 1 था, ये एलिमेंट, ये 1 2 था, ये 1 3 था, राइट? तो मैं 1 1 अगर निकालूं, दैट मीन्स -1 की पावर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू प्लस का 1। प्लस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू, देख सकते हैं आप। देन -1 की पावर 1 2 के लिए 1 प्लस 2, therefore -1 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू -1, इसलिए यहाँ पर क्या आया है? माइनस साइन आया है, और इसी तरीके से आपकी बाकी वैल्यूज भी निकल कर आती हैं। आई होप आपने ये कर लिया है। और ये वाली वैल्यू कैसे निकलती है? -1 की पावर i प्लस जे, where i and j are number of rows and number of columns respectively. Moving on to our next portion which is minors and determinants. तो ये मैंने कंसेप्ट क्यों बताया, उसका एक रीजन है, आगे चल के आप देखने वाले हैं जस्ट कुछ ही मोमेंट्स में। और देखते हैं माइनर एंड डिटर्मिनेंट क्या होता है। बड़ी ही आसान तरीके से आपको समझ आने वाला है। आप पहले तो ये सोच रहे होंगे बट कि नए नए टर्म्स क्या आ रहे हैं, भाई माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। चिंता नहीं करिए, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, सच बता रही हूँ, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। देखिएगा, एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ओके, अभी मैंने क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता था मेरा, a1 में लिख देती थी, यहाँ वैल्यू क्या आती थी b2 c2 b3 c3। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन b1 आता था, यहाँ पर क्या वैल्यू आती थी a2 c2 a3
C3 और प्लस क्या आता था C1 और यहाँ क्या वैल्यू आती थी 8। जस्ट अ सेकेंड, आई मेड अ मिस्टेक हियर, दिस इज A3 या C3, A2 C2 A3 C3 सही था ये। ओके प्लस C1 और यहाँ क्या बचता है A2 B2 A3 B3। ओके देख लिया आपने। अब क्या होता है माइनर और क्या होता है कोफैक्टर, ध्यान से देखिएगा, बहुत टफ टॉपिक है। ये जो था, ये भाई साहब जो बैठे थे यहां पर, इनको, इन वाले भाई साहब को और इन वाले भाई साहब को, इन तीनों को ही बोलते थे माइनर। दैट्स इट। यानी कि जिस भी टर्म के रिस्पेक्ट में, जिस भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं क्या हमारा डिटर्मिनेंट, उसकी जो भी रो थी, उसकी जो भी रो थी, उसकी जो भी कॉलम था, उसको अगर मैं छुपा लूं, उसके बाद मेरी जो वैल्यू बचती है उसका डिटर्मिनेंट जब मैं निकालती हूँ, यानी ये वैल्यू, इसको मैं बोलती हूँ माइनर। इतना सा था, कुछ भी टफ नहीं था। इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर। ओके और कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर भी कुछ नहीं है, बस क्या है कि A1 हटा दो, बाकी जो कुछ बचता है वो कोफैक्टर है। यहां से B1, सिर्फ प्लस का B1 हटा दो, जो कुछ बचता है वो क्या है, कोफैक्टर है। कैसे, एक्सक्यूज मी, कोफैक्टर को लेट्स से कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं IJ। ये क्या होगा, -1 की पावर I प्लस J, जो कि मेरा साइन होता है, कौन सा साइन आने वाला है। और यहाँ पे मेरा जो A1 सॉरी A2, यहाँ पे लिख देती हूं मैं ऐसे माइनर, माइनर किसका, IJ का, जो I नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम है उस एलिमेंट का। तो ये होता है क्या, कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन। यानी कि साइन के साथ माइनर, साइन के साथ माइनर को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। बस साइन के साथ माइनर को क्या बोलते हैं हम, कोफैक्टर बोलते हैं। और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं इसके थ्रू। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं माइनर और कोफैक्टर पे एक दो और देखते हैं क्या आता है। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। आई होप समझ आ चुकी है ये चीज कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। अगर नहीं भी आई है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं तो अच्छे से, और ज्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। सो लेट्स सॉल्व आवर एग्जाम्पल नंबर 8 फ्रॉम ओपी मल्होत्रा एंड माय क्वेश्चन इज, and my question is 2 minus 2 3 1 4 5 then 2 1 minus 3। ओके देख सकते हैं आप, ये मेरे को दिया हुआ है, इसका मैं क्या निकालना है मुझे, माइनर और कोफैक्टर। अब देखिएगा पहला काम क्या कर लेते हैं हम, जब भी हमको ऐसा निकालना है कि हम जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते थे उसको एक एक्सप्रेशन एक बार लिख लेते हैं। सो क्या होगा वो 2 एंड दिस इज 4 5 1 minus 3, देन माइनस टाइम्स माइनस का 2 आएगा एंड देन दिस विल बी 1 5 2 minus 3 और प्लस का 3 आएगा एंड देन दिस विल बी 1 4 2 and 1। ठीक है, अब क्या पूछे उन्होंने, सिंपली माइनर्स पूछे। तो माइनस फर्स्ट 3 टर्म के क्या आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा 4 5 1 minus 3, ये किसका होगा 2 का, देन हमारा ये वाला एक माइनर होगा और तीसरा ये एक माइनर होगा। देन हमसे पूछे उन्होंने क्या, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स क्या होंगे, एक तो होगा प्लस का 4 5 1 minus 3, ऐसे नहीं लिखना है आपको, सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को, मैं बता रही हूँ सिंपली। सेकेंड क्या होगा, माइनस टाइम्स 1 5 2 minus 3 और थर्ड क्या होगा, ये 3 टर्म्स के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। इसी तरीके से आप इन टर्म्स के रिस्पेक्ट में भी माइनस और कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई परेशानी नहीं आई होगी। और यहाँ पर आपका ये चीज खत्म हो जाती है बी एक्सरसाइज की। बी एक्सरसाइज में सिर्फ ये था माइनर कोफैक्टर के बारे में जानना और डिटर्मिनेंट आपका थर्ड ऑर्डर का। अब हम एक्सरसाइज 3 पे जाते हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा हो रहा है एंड थर्ड एक्सरसाइज है मेरा लास्ट टॉपिक है ये आज की वीडियो का। देन प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इस जो टॉपिक है मेरा अब होने वाला है, इसके बाद माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन क्या होता है डिटर्मिनेंट्स का। तो एक एप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट्स का, वो होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए। दैट्स इट।
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए, और ट्राइंगल निकाल लिया तो पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। बस ये होता है एक एप्लीकेशन जो आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो के लिए। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को। उसके एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस वो याद रखिएगा, आपका काम बन जाता है। क्या फॉर्मूला है देखते हैं। हम लोगों को लेट्स से कोई एक ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये एक A पॉइंट, B पॉइंट और ये C पॉइंट है। मानते हैं इस बात को। अब डिटर्मिनेंट से कैसे निकलता है एरिया, तो कैसे निकलता है एरिया देखते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, पहले तो हाफ टाइम्स, एरिया का फॉर्मूला याद है बचपन में पढ़ा था, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ तो चिपका रहता है हमेशा, इसलिए हाफ लगा दिया बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से। अब क्या करेंगे, ये था क्या x1 y1, एज इट इज कॉपी कर लेते हैं x1 y1। फिर क्या था x2 y2, इसके जस्ट नीचे x2, इसके जस्ट नीचे y2। यहाँ पे क्या है x3 y3 हो गया। अभी तक क्या पढ़ते आ रहे थे, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए कुछ दिखा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करा, कुछ नहीं किया, हर जगह 1 1 1 लिख दिया, बस हो गया। इतना सा काम आपको करना होता है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे एरिया आ जाएगा किसका, एक ट्राइंगल का। अगर पैरेललोग्राम का होता तो क्या हो जाता, हाफ हट जाता, बस। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एरिया निकालना है हमें ट्राइंगल का, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम कोऑर्डिनेट्स को लिख लेंगे। वो कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं मुझे, -2 -3, सेकेंड इज 3 2 एंड थर्ड इज -1 -8। बाय द वे दिस इज माय एग्जाम्पल नंबर 10th। ओके, तो कैसे सॉल्व होगा ये, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, क्या करना है मुझे, एरिया विल बी हाफ टाइम्स पहला कोऑर्डिनेट -2 -3, सेकेंड 3 2, थर्ड -1 -8। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखना है, बस सॉल्व कर देते हैं हाफ एज इट इज। और ये कैसे लिखेंगे इसको, -2 और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू विच इज 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 8, देन माइनस का टाइम्स -3, देखो प्लस का 3 हो जाएगा, ये दिस विल बी 3 एंड माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ से, एंड देन दिस इज +1 एंड दिस इज माइनस का 8 16 24 एंड माइनस माइनस +2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से दिस विल बिकम हाफ, दिस इज -2 into 10 that gives you -20 plus 3 into 4 that is 4 3s are 12 and this is minus का 22, therefore it will become half times। यहाँ से आप देख सकते हैं दिस विल बी, यहाँ से क्या आ जाएगा मुझे -10 एंड -20 विल बी माइनस का 30, therefore this is -15 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मेरा जो फॉर्मूला था उस पर एक मॉड लगा रहता है। वो मॉड इसलिए लगा रहता है जो कि आपको बता सकता है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, क्योंकि आपका जो एरिया है वो नेगेटिव में नहीं आएगा। तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं जो हमने सॉल्व किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका जो एक लास्ट पोर्शन बचता है जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, जिससे कि हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। और इस वीडियो में जितना भी आपका बेसिक चीजें थी वो मैंने कवर अप कर दी हैं विथ एग्जाम्पल्स। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी वीडियो, आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड डेफिनेटली आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं टू अंशिका मार्केटिंग, and definitely you can like, share and subscribe to our videos, to our channel. Until then, keep watching our channel and happy learning.